मेरे एमपीपीएससी के सभी छात्रों, आप सभी का स्वागत है श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आप लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे मिल रही है कि करंट अफेयर सर कैसे करें, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, चाहे पेड बच्चे हों, ऑनलाइन क्लास के बच्चे हों। आप लोग बार बार एक ही चीज आप लोग बोल रहे हो कि सर बाकी चीजें तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन करंट अफेयर हमें बहुत दर्द दे रहा है। एग्जाम में भी हमारे जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, 10-12 क्वेश्चन जो आते हैं करंट अफेयर ही गलत होते हैं, चाहे एमपी का हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल कोई भी हो। तो आप लोगों की जो समस्या है उसको दूर करूंगा आज के इस महत्वपूर्ण क्लास से। हम एक आगाज कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग अब करंट अफेयर आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलाएंगे। आपको मैं साप्ताहिक यहां पर वीकली करंट अफेयर लेकर के आऊंगा। जो पैटर्न रहेगा, एमपी को सबसे पहले हम लोग लेंगे, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल लेंगे, और इसी तरीके से मंथली और पूरे साल का हम करंट अफेयर कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करेगा उसको सेपरेट भी करेंगे, जैसे योजनाएं वगैरह है ना, खेल वगैरह, पुरस्कार वगैरह, तो उनको हम अलग से ले लिया करेंगे। लेकिन करंट अफेयर की जो आपका दर्द है, इस दर्द का निवारण आज से हम लोग करते हैं। बाकी आप लोगों ने एक हवा जो चल रही है 400 से 500 वैकेंसी का, वो आप लोगों तक शायद पहुंच गया हो, ना पहुंचा हो तो मैं आप लोगों को पहुंचा देता हूं कि हाँ, इस बार जो वैकेंसी आने वाली है लगभग 500 के आसपास आने वाली है। अब इस न्यूज़ में कितना सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि अभी जो नवा महीना चल रहा है, अब ज़्यादा समय नहीं है, ये साल खत्म होने के लिए भी, और एग्ज़ाम पास आ रहा है। आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में हो जाएगा, चाहे मेंस हो या ना हो, प्री अपने समय पर होगा। आपको कुछ समय के बाद नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा क्योंकि 0 ईयर घोषित नहीं होगा। तो कमर कस लो, क्योंकि करंट अफेयर लास्ट में नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा आपको करते चलना पड़ेगा, मेरे साथ करते चलो। मेरा ख्याल है कि पूरा का पूरा करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमारे इन लेक्चर से आ ही जाएंगे। जिन्होंने पिछली क्लासेस कर रखी है उनको पता है कि हमारे क्लासेस से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे एमपीपीएससी के पेपर्स में फंसते आए हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के, बिना किसी लेट लपाट के शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार और जानदार क्लास करंट अफेयर की। पहले क्वेश्चंस के साथ एमपी का, कि एमपी में अगर बात करें हाल ही में जारी जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, जो सर्वेक्षण वायु से रिलेटेड है, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें मध्य प्रदेश में 2025 का, उसके अनुसार भारत के बड़े शहरों में सबसे साफ हवा वाला शहर कौन सा है। बड़े शहरों का मतलब है ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक हो, ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से अधिक हो, उनमें हमारा जो नंबर 1 शहर बना है वो है हमारा प्यारा इंदौर। इंदौर की अगर बात करें तो हमने तो सुना ही है कि पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर जो है वो हमारा प्यारा इंदौर ही है। लगातार 8 बार ये मुकाम हासिल करने वाला शहर बना है। लेकिन ये जो इंडेक्स है ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का है, और इसमें भी टॉप किसने किया है, तो इंदौर ने किया है। इसमें क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश के 1 नहीं 2 नहीं 3 शहर हैं जो कि लिस्ट में शामिल हैं। एक एक करके मैं बताता हूं। पहले इसका आंसर नोट कर लो, इंदौर, कि इंदौर जो है पहले नंबर पर है, और जो दूसरे नंबर पर है वो है हमारी प्यारी संस्कारधानी जबलपुर, संस्कारधानी जबलपुर। तीसरे नंबर पर अगर बात करूं तो आगरा और सूरत है। और ये वो शहर हैं मेरे साथियों जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, और ये कैटेगरी 1 के अंतर्गत आने वाले शहर हैं जिनका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रैंकिंग नंबर 1, 2, 3 है। अगर मैं बात करूं कैटेगरी 2 की, जिसमें 10 लाख से कम वाले जो शहर हैं, पॉपुलेशन जिनमें 3 लाख से 10 लाख वाले शहर हैं, उनमें जो टॉप किया है वो है अमरावती, दूसरे नंबर पर झांसी, मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पर अलवर। और कैटेगरी 3 में फिर से एक शहर है जो कि हमारे प्यारे मध्य प्रदेश से है, जो कि है देवास। कैटेगरी 3 मतलब ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख से कम हो, और उसकी रैंकिंग अलग निकली है। उसमें हमारे देवास ने टॉप किया है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर परवाणु और
तीसरे नंबर पर अंगुल, ये शहर हैं। तो हमको याद रखना है कि 10 लाख से ऊपर वाले शहर में हमारे दो शहर हो गए, एक तो इंदौर, एक तो जबलपुर। और हमारे जो कैटेगरी 3 है 3 लाख से कम वाली पॉपुलेशन वाली शहर, उसमें एयर जो हमारा इंडेक्स आया है उसमें देवास ने टॉप किया है। वायु सर्वेक्षण 2025 क्लीन एयर सर्वे, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं कि इंदौर ने 16 लाख पेड़ लगाए हैं, इंदौर ने 120 इलेक्ट्रिक और 150 सीएनजी बसेस चला रहे हैं। इस वजह से, इस अचीवमेंट की वजह से इसको फर्स्ट रैंक मिला है और इसकी वजह से वायु जो है वो काफी कंट्रोल हुई है पॉल्यूशन होने से। ठीक ऐसे ही हमारे जबलपुर ने भी 11 मेगावाट का जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया है, इसकी वजह से भी इसको यहां पर सेकंड रैंक मिलने को काफी मदद मिला है। तो ये चीजें आपको याद रखना है ना। बाकी हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में कि वर्ष 2024-25 में ये पहले आंकड़ा आप लोग नोट कर लो कि 36.94 लाख मीट्रिक टन, ये पहले आंकड़ा याद कर लो, क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक्स है कहीं ना कहीं वो पूरा डेटा पर आधारित है। आपका आर्थिक सर्वेक्षण और आपका जो बजट है उस पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा हमारा यूनिट नंबर 6 है ना इकोनॉमिक्स का। तो उसमें ये डेटा याद कर लो कि 24-25 में कितना लाख मीट्रिक टन, 36.94 लाख मीट्रिक टन संभावित उत्पादन के साथ देश का सबसे नंबर 1 सबसे बड़ा टमाटर उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है। अब चूंकि एमपी स्पेशल यहां पर करंट अफेयर चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आंसर कौन सा होगा, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पूरे देश में टमाटर के उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश ने कितना उत्पादन किया है, तो सर 36.94 लाख मीट्रिक टन यहां पर उत्पादन करके देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। यह दर्शाता है मेरे साथियों कि मध्य प्रदेश जो है वो कृषि के क्षेत्र में लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। गेहूं हो या फिर मोटे अनाज हो या सोयाबीन हो, कुछ भी अगर बात करोगे तो मध्य प्रदेश लगातार दालों में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और कृषि के क्षेत्र में ये देश में अपना जो योगदान दे रहा है वो काफी काबिले तारीफ है। तो मेरे साथियों यहां पर याद रखो कि मध्य प्रदेश है जिसने टमाटर के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए। नोट कर लीजिएगा, आंसर है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तीसरा प्रश्न, भारत का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज किस शहर में 2027 में शुरू होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर पहला है और वो भी भारत का, और भारत में पहला वो भी मध्य प्रदेश के अंदर हो, तो सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा कि हिंदी माध्यम में। अब मेडिकल कॉलेज वो भी हिंदी माध्यम में, सुनने में ही थोड़ा सा आपको लगेगा ताज्जुब। तो आपका जो पहली बार हो रहा है तो ये हो रहा है आपका जबलपुर हमारे शहर में, जो कि 2027 से ये चीज शुरू होगा। ये मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विद्यालय, मध्य प्रदेश का आयुर्विज्ञान विद्यालय है। ठीक, इसमें ये 2027 से शुरू होगा पहला सेशन, जो इसका पहला संस्करण है या फिर बोलो पहला सत्र है वो 2027 में शुरू होगा, 27-28 में। इसमें जो एमबीबीएस की सीट है वो होने वाली है आपकी 50। ये पॉइंट्स हैं जो आपको, ये आपका हॉस्पिटल है जो कि आयुर्विज्ञान, जहां पर हिंदी माध्यम से नए सत्र शुरू होंगे। ठीक, बाकी सब इंग्लिश मीडियम में सब पढ़ाया जाता है एमबीबीएस वगैरह, तो ये चीज आपको याद रखना है। 3 क्वेश्चन बहुत टॉप क्लास के थे, ऐसे ही हम अगले वीक इसके और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और मध्य प्रदेश में और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आने वाले होंगे उनको हम लोग करवाएंगे अलग से सेपरेट। यहां पर 1 से 8 सितंबर का पूरा करंट अफेयर हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। नेशनल लेवल पर हाल ही में 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। तो अभी आपने देखा है, ये कल की ही न्यूज़ है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और वहां पर जो जीत हासिल की है, तो एनडीए की तरफ से जो यहां पर शामिल हुए थे सीपी राधाकृष्णन जी, इन्होंने उम्मीदवारी जीत ली है
और उपराष्ट्रपति पद पर आसीन अब हो जाएंगे शपथ ग्रहण लेकर के। ठीक है, तो इनका नाम, इनकी फोटो आप देख लो, इनका नाम याद कर लो, सीपी राधाकृष्णन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहीं पर मैं ऐड कर देता हूं कि ये हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में यहां पर चुनाव में जीते हैं। ये एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे और इन्होंने लगभग 452 वोट प्राप्त किया और जीत हासिल की। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो कि उपराष्ट्रपति का पद बताता है या इनके चुनाव की बात करता है, तो जो आर्टिकल नंबर 63 है, अनुच्छेद 63, यह बताता है कि हमारे देश में एक पद है उपराष्ट्रपति का और पद की बात करता है। और आर्टिकल 66 है, यह उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। तो इसको नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके प्री में क्वेश्चन बन सकता है और आपके मेंस में उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको इस तरीके से आप करंट अफेयर को मेंस से जोड़ करके पढ़ते आना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जेनजी द्वारा विरोध प्रदर्शन हुए? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। सभी लोगों ने देखा कि यहां पर लगभग 22 से 25 लोगों की मौत हो गई और ये बहुत बड़ा प्रदर्शन है। अभी हम हाल में कई देशों में देख रहे हैं तख्ता पलट होते हुए। सब हमने शुरुआत देखा था, पहले म्यांमार में देखा, उसके बाद श्रीलंका में देखा, उसके बाद बांग्लादेश में देखा और अब ये हो रहा है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस पूरे प्रदर्शन को जेनजी प्रदर्शन के नाम से जाना जा रहा है। और आप लोग यहां पर याद रखोगे कि ये जो देश है वो है नेपाल। इससे रिलेटेड अलग से सेपरेट कोई वीडियो बना करके मैं आप लोगों को इसकी पूरी खबर में दे दूंगा हमारे करंट मंत्रा चैनल पर। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और पड़ोसी देश है जो कि चाइना के तरफ, इसके जो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में जो यहाँ पर आसीन थे, वो सब अभी थोड़ा चाइना के तरफ काम कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की कि 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आप लोगों को पता है कि जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उसमें से एक ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन। जो टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन जो ग्रैंड स्लैम्स के नाम से जाने जाते हैं वो अपने 4 हैं। उनमें से जो अंतिम वाला है वो है हमारा यूएस ओपन। और यूएस ओपन 2025 अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। कल ही यहां पर पुरुष का, उसके एक दिन पहले महिला का खिताब यहां पर देखने को मिल रहा। तो यहां पर जो राइट आंसर है कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज की ये तस्वीर है। और अगर महिला की बात करें कि यूएस ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता, तो यहां पर आरियाना सबालेंका ने यह खिताब जीता है। आरियाना सबालेंका याद रख लो और कार्लोस अल्कराज। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी में मैं थोड़ा सा आपको यूएस ओपन और बाकी जितने भी हमारे ग्रैंड स्लैम्स हैं उनके बारे में बता देता हूं। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। शुरुआत जो होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है। पहला जो हमारे साल की शुरुआत में जनवरी के माह में ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यहां पर याद करो। तो वर्ल्ड के मैप में आपको धीरे धीरे ऊपर जाना है, धीरे धीरे ऊपर जाना है। उसके बाद ऊपर आओगे तो यहां पर एक लाइन खींच करके 2 नंबर लिख लो, फ्रांस में फ्रेंच ओपन, फ्रांस में फ्रेंच ओपन। उसके बाद एक लाइन और खींच लो कि लंदन में जो हो रहा है तीसरा वो होता है विंबल्डन, विंबल्डन, विंबल्डन। ठीक, और जो अंतिम में चौथा होता है वो होता है आपका यूएस ओपन, यूएस ओपन। ऐसे याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये जो है आपका होता है कब? जनवरी के माह में, जनवरी के माह में। उसके बाद आप आगे जाओ, फ्रेंच ओपन जो होता है ये होता है आपका मई
जून के माह में, उसके बाद अगले माह में विंबलडन होता है जून जुलाई के माह में, और अभी जो माह चल रहा है ना, यूएस ओपन, ये चलता है अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर में। ठीक, अभी जो मैंने आपको बताया वो आपका यूएस ओपन का बताया। यूएस ओपन में कौन मेल में और कौन वुमेन में खिताब जीतने वाले दो महारथी हैं। एक और चीज है इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां पर जो आपका कोर्ट होता है, जहां पर ये टेनिस खेला जाता है, उसको, उस प्लेग्राउंड को कोर्ट बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लो नीचे से ऊपर में कि सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। हार्ड कोर्ट मतलब बिल्कुल हार्ड है। अब हार्ड से ऊपर जाओ, हार्ड से क्या होगा, थोड़ा मुलायम होगा, मतलब मिट्टी वाला, तो ये हो गया क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट। और ऊपर आ जाओ, अब हार्ड से क्ले हुआ, मिट्टी हुआ, मिट्टी से अब आ जाओ घास में, तो घास मैदान, घास का पूरा कोर्ट है जिसको ग्रास कोर्ट बोलते हैं, ग्रास कोर्ट। अब बिल्कुल इससे मुलायम क्या ही होगा, तो वापस से आ जाओ, पहला जो था वही अंतिम, तो हार्ड कोर्ट लास्ट वाला भी। तो आपको बहुत आराम से याद हो गया कि सर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हार्ड कोर्ट है ना। हार्ड से हम थोड़ा मुलायम गए तो मिट्टी में खेले क्ले कोर्ट, और उसके बाद हम घास में खेले ग्रास कोर्ट, और अंत में हार्ड से शुरू हुआ था तो अंत में हम लोग का हार्ड कोर्ट हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत भी हार्ड कोर्ट से हुआ था। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक वगैरह बना लो या कुछ भी समझने के लिए बना लो, ये मेरा ख्याल है अब आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो नहीं भूलेगा। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, कार्लोस अल्कराज और आरियाना सबालेंका, ये इनकी तस्वीर है। 4 क्वेश्चन। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। तो 100% लिटरेसी रेट अगर कोई राज्य प्राप्त कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अब यहां पर चौथे नंबर पर जो लिटरेसी रेट में 100% प्राप्त किया है वो है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने चौथे नंबर पर, यहां पर आप याद रख लो कि हिमाचल ने ये स्थान प्राप्त किया है। सर पहले, दूसरे और तीसरे पे बता दो। पहले नंबर पर याद रखना शुरुआत जो हुई थी मिजोरम से हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मिजोरम। दूसरे नंबर पर याद रखना गोवा, तीसरे नंबर पर याद रखना त्रिपुरा, और चौथा जो है वो हिमाचल प्रदेश होगा। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को कौन सा माइक्रो प्रोसेसर चिप सौंपा जिसे भारत का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर कहा जा रहा है। ये आप देख पा रहे हो, अश्विनी वैष्णव जी प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर चिप दे रहे हैं, और मेड इन इंडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भारत ने ये चिप बनाई है, और इसका जो इस्तेमाल है, माइक्रो प्रोसेसर चिप का जो इस्तेमाल है, ये अंतरिक्ष के जो कार्य हैं उनमें ये सब यूज होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, यहां पर आप देख रहे हो विक्रम 3201। तो विक्रम 3201 ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये आपके 9th यूनिट से जोड़ करके भी आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। तो अंतरिक्ष में जो स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, वहां पर इन चिप्स का, हल्के चिप्स का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई के नए सीईओ 1 सितंबर 2025 को कौन बने हैं। तो फसाई के जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, इसके जो नए सीईओ बने हैं वो हैं रजित पुन्हानी, रजित पुन्हानी। अगर मैं बात करूं भारतीय खाद्य सुरक्षा की, तो इसका शुरुआत जो है या फिर स्थापना जो है, आप लिख लो 5 सितंबर 2008 से, 2008 से 5 सितंबर। जो एफएसओ वाले बच्चे हैं वो लोग बिल्कुल एक्स्ट्रा नोट कर लो, क्योंकि उनको ये पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। 5 सितंबर 2008 में स्थापना हुई है, और किस एक्ट के थ्रू ये पूरा का पूरा आपका आगे चल रहा है, ये पूरा का पूरा प्राधिकरण बना है। तो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ये याद रखना जरूरी है। 2006 में ये एक्ट आया था, और 2008 में
ये पूरा आपका फसाई भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ये स्थापित हुआ। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इनके जो नए सीईओ बने हैं रजित पुन्हानी। अगला प्रश्न, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा किया जाएगा? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही है कि भारत में ये मेजबानी हो रही है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा बैडमिंटन का 2026 का, वो कहां होगा? हमारे प्यारे भारत में। सबसे पहले तो भारत याद रखो। अब भारत के किस राज्य में होगा? तो ये हम लोग याद रख लेते हैं, भारत के दिल्ली में, नई दिल्ली में ये होने वाला है। इंडिया टू होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 आफ्टर 17 ईयर, 17 साल के बाद ये हमको मौका मिला है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 2025 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय संगठन है वो कौन सा है? तो यहां पर देखना, भारतीय तो कई लोगों ने पाया है रेमन मैग्सेसे, ठीक है ना। ये अवार्ड जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड भारतीय कई लोगों ने पाया है, लेकिन पहला भारतीय संगठन बोल रहा है, भारतीय संगठन, एनजीओ की बात हो रही है। तो आप ये देख रहे हो है ना, एडुकेट गर्ल, ये आपका राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि मेरे साथियों आपको पता है कि भारत में अभी महिलाओं की जो स्थिति है अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है, और महिलाओं में एजुकेशन जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक ये सुधार अभी पीछे ही है। तो एडुकेट गर्ल जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये जो है मेरे साथियों राजस्थान का एक एनजीओ है ना, राजस्थान का एक एनजीओ है, बहुत शानदार काम कर रहा है महिलाओं के उत्थान के लिए। ये आप लोग नोट कर लीजिए। हमको एक चीज और याद रखना है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसको एक और नाम दिया गया है, एशिया का नोबेल पुरस्कार। नोट कर सकते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार, यह आप नोट डाउन कर लो। जिसकी शुरुआत कब हुई है? शुरुआत कब हुई है? तो 1957 में इसकी शुरुआत हुई। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका एडुगर्ल याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर प्रश्न है, और ये बहुत ही बड़ा इवेंट जो कि पूरे विश्व ने देखा। SCO, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, संघाई कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया? ये आपका राइट आंसर क्या है? तियानजिन यहां पर याद रखोगे। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी आप देख पा रहे हो, और एशिया के जितने वर्ल्ड लीडर्स रहे हैं वो सब यहां शामिल थे। प्रश्न क्या क्या बन सकता है उनको एक बार नोट कर लो, क्योंकि ये जो कॉरपोरेशन है संघाई सहयोग संगठन काफी ज्यादा चर्चा में रहा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमपीपीएससी में गारंटी से देता हूं यहां से क्वेश्चन बनेगा, गारंटी देता हूं यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो इसको हम अलग से यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहली चीज SCO, इसमें कितने मेंबर कंट्री हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तक मैं आपको लिखवा रहा हूं। SCO की पूरी जानकारी क्या है? संघाई सहयोग संगठन। सबसे पहले मुझे बताओ इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? चलिए बताइए इसकी स्थापना कब हुई? तो 2001 में। 2001 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कुल जो देश थे वो 6, भारत तो बाद में हुआ, पाकिस्तान 2 शहर, ठीक 4, कुल 6 शहर, कुल 6 देश थे, ठीक। अब टोटल देश की जो संख्या है वो है 10 देशों का समूह बोल सकते हो, ठीक। कौन कौन से हैं? 10 के 10 नाम आपको याद होने चाहिए। शुरुआत में कर देता हूं कहां से, तो पहला है चीन, दूसरा आपका भारत लिख लो, तीसरा आपका पाकिस्तान लिख लो, और यही नोट कर लो कि भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में SCO का क्या बने? हिस्सा बने। 2017 में
मेंबर कंट्री बनती है एससीओ की, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पर नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में, बाकी तो चीजें याद रहेंगी। चौथा और पांचवा, चौथे में लिख लो ईरान और पांचवें में लिख लो बेलारूस। इन लोगों के नाम पहले क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ईरान को ऐड किया गया 2023 में और जो बेलारूस है इसको किया गया 2024 में। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। चीन होस्ट किया इसलिए पहले नंबर पे लिख दिया, भारत पाकिस्तान 2017 में, ईरान 2023, बेलारूस 2024 में। छठवें नंबर पर अब जितने स्थान वाले हैं, स्थान पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारे लिख डालो, ठीक। पाकिस्तान तो लिखा ही गया है, उसके बाद लिख लो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, आगे लिख लो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान और नवा लिख लो ताजिकिस्तान, और 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं छोड़ ही दिया था भैया, रूस है, रूस, रूस इसको पहले ही लिख देना था, सबसे बड़ा ताकतवर है ना यहां फिलहाल। चलिए, तो इन 10 शहरों को, इन 10 देशों को आप लोगों को याद रख लेना है। स्थापना 2001 में हुआ और अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ है, अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 में, उसको लिख लो, ये 25वां शिखर सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन था जो कि तियानजिन, चीन के तियानजिन शहर में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 21 अगस्त से 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025। चलिए इसको नोट कर लेंगे, राइट आंसर हमारा तियानजिन। आगे एक और इंपॉर्टेंट यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो एससीओ समिट में 2025 में एक घोषणा करते हैं कि आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किस बैंक को स्थापित करने का आह्वान किया। मेरे साथियों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे जो यूनिट 6 की अगर बात करें हमारा इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं जब बैंकों की बात होगी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जब बात होगी, दोनों मिला करके, और करंट अफेयर की बात होगी, तीनों मिला करके एक क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन बन रहा है और ये जरूर आएगा और इसका नाम रहेगा एससीओ डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना, एससीओ डेवलपमेंट बैंक। 11 का सी है और ये पूरा का पूरा क्यों है कि कभी कोई भी आर्थिक स्थिति खराब होती है किसी देश की, जब भी हम अपने 10 कंट्री की बात करते हैं, इन 10 कंट्री में किसी की भी आर्थिक स्थिति खराब होगी तो ये जो बैंक है वो उसको लोन देने का काम करेगा, है ना। इसका पूरा मजा कौन लेने वाला है? पाकिस्तान, है ना, हमेशा लेके बैठा रहता है। हालांकि चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये काफी अच्छी चीज होती है कि हम लोग, जैसे विश्व बैंक होता है वैसे ही हमारा डेवलपमेंट बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक भी है। अब हमने एक और बैंक बनाया एससीओ डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर सभी कंट्रीज इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता रहेगा, मुसीबत में ये काम आएगा। चलिए, ब्रेन को खाने वाले अमीबा के संक्रमण के दुर्लभ मामले केरल में पाए गए और इस अमीबा का नाम क्या है? एक अमीबा है जो कि ब्रेन को खाने वाला अमीबा है, ब्रेन को खाने वाला अमीबा है ना। अमीबा के संक्रमण के दुर्लभ मामले केरल में आए हैं, ये कुछ इस प्रकार से ब्रेन में। इसका जो नाम है, इसका नाम है आपका नेग्लेरिया फाउलेरी, नेग्लेरिया फाउलेरी। तो साइंस में ये क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर के रूप में, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। अगला है डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला उड़ान परीक्षण किया है कुछ इस प्रकार से, और ये किया है आपका उड़ीसा के तट पर, ठीक, नोट डाउन कर लो। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2025 में भारत की रैंक क्या है? अब विश्व में शांति, है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए था हमारे चच्चा जी को, यूएस के प्रेसिडेंट जी को,
डोनाल्ड ट्रंप जी को, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बना है कि आपका जो वैश्विक शांति सूचकांक जो आता है, सूचकांक आता है, इसमें भारत की जो रैंक है वो थोड़ा सुधार होते हुए इस साल 115वीं है। क्या है? 115वीं रैंक है। अगर हम बात करें कि ये जो सुधार हमको देखने को मिल रहा है, ये पिछले वर्ष कितना रहा है, मतलब 2024 में और 2023 में। 24 और 23 में अगर बात करूंगा तो 24 में 116वां था, और 23 की अगर बात करूंगा तो 126वां रैंक था। ठीक, और ये जो हमारी रैंक आई है 115वीं, कितने देशों में है? तो 163 देशों में ये हमारी रैंकिंग है। नोट डाउन कर लो शांति के लिए। चलिए, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कौन है? स्वाभाविक सी बात है, इनका स्थान कोई ले ही नहीं पाएगा। पहले पे आइसलैंड, आइसलैंड। दूसरे नंबर पर लिख लो आयरलैंड, और तीसरे नंबर पर लिख लो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ठीक, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की बात हो रही है। नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सभी जिलों में अगस्त सितंबर 2025 में बाढ़ आ गई, जिसे 1988 के बाद की सबसे भयानक बाढ़ बताया जा रहा है, और काफी दर्द भी हो रहा है क्योंकि यहां पर लाखों लोगों के घर नष्ट हो गए और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे पशु जो हैं वो बह बह के राजस्थान तक पहुंच गए और मौतें हो गई, बहुत कुत्तों की, जानवरों की, इंसानों की, मतलब बहुत बुरी स्थिति है ना। तो फिलहाल अभी आंसर हम लोग यहाँ देखते हैं, पंजाब का ये हाल है। पंजाब का ये जो हाल हुआ है ना, बहुत भयानक हुआ है। भगवान जल्द से जल्द इन सभी परिवार को मतलब इतनी शक्ति दे कि ये वापस से उठ खड़े हों और अपने जीवन में को नॉर्मल रूप से आगे बढ़ा पाएं, सुचारू रूप से। तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक, यहां पर पंजाब के आसपास जब देखोगे ऊपर 3 नदियां हैं जो काफी ज्यादा बादल फटने से और बहुत ज्यादा बारिश होने से और कुछ हमारे सिस्टम की गलतियों की वजह से 6000 करोड़ का जो टेंडर पास किया गया था, काश उसको थोड़ा सा टाइम से बना दिया गया होता। तो यहां पर जो 3 नदियां हैं, रावी, सतलुज, व्यास, सतलुज, व्यास, है ना, इनकी वजह से ये पूरा का पूरा मामला हुआ है। चलिए आगे अगर बात करें, हाल ही में जर्मनी ने यूरोप का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो 9th यूनिट कंप्यूटर वाले पोर्शन से ये करंट अफेयर जोड़ करके पढ़ो तो इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है जुपिटर। तो जुपिटर जो है जर्मनी ने यूरोप का सबसे शक्तिशाली, ये यूरोप का सबसे शक्तिशाली है। विश्व का सबसे शक्तिशाली अगर बात करेंगे, विश्व का सबसे शक्तिशाली अगर सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताओ। शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर तो यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट, है ना। अल कैपिटन, अल कैपिटन। सर ये तो हो गया विश्व का, ये हो गया जर्मनी का। सर भारत का पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसको याद कर लो, लोगों ने याद किया होगा, ऐरावत। ऐरावत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके यूनिट 9 में भी कवर हो जाएगा और करंट अफेयर में भी, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा। 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक नारी 2025 में किस शहर को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है? महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बताया गया है? तो कोहिमा को बताया गया है। 17वें का आंसर कोहिमा, और दूसरे नंबर पर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक, ये कोहिमा शहर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने देश का नया लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी यहां राइट आंसर हो जाएगा, टीसीए कल्याणी। आप लोग एक चीज याद रखना, आप लोग पॉलिटी में एक शब्द सुनते हो कैग, कैग, और ये कैग नहीं है, ये क्या है?
ये CGA है, ये CGA है। इन दोनों में कंफ्यूजन मत आने देना। अगर मैं कैग की बात करूंगा तो ये आपका एक संवैधानिक पद है, ये एक आपका संवैधानिक है, मतलब संविधान में जिसका उल्लेख हो। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका संविधान में उल्लेख है। और कहां है सर? अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच में ये पूरा का पूरा अनुच्छेद जो है वो हमारे कैग से संबंधित है, ठीक। और CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का ये जो है ये असंवैधानिक पद है, मतलब संवैधानिक नहीं है, सीधा सीधा संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक। तो इसके यहां पर TCA कल्याणी जी जो हैं ये नियुक्त की गई हैं, अपॉइंट की गई हैं। अपॉइंटमेंट में एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये फोटो आप देख पा रहे हो। अगला है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 सितंबर, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। अगला और अंतिम, GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में कौन कौन से 2 मुख्य टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? आप लोग पता है कि जो GST है उसमें 4 टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इसको खत्म करके इसको 2 स्लैब कम किया गया है, और अभी फिलहाल जो किया गया है वो है 5% और 18%। और कुछ सामान जो अल्ट्रा लग्जरी गुड्स में आते हैं, अल्ट्रा लग्जरी है ना, तो उनको अलग स्लैब में डाला है, वो है 40%। वो है कि हैवी कार्स हो गई, हैवी गाड़ियां हो गई, 400-500 सीसी के ऊपर की जो गाड़ियां हैं उनको यहां पर डाल दिया है। बाइक्स की बात कर रहा हूं, 400-500 सीसी के ऊपर की बाइक्स हैं, और लग्जरी कार्स की बात कर रहा हूं, तो इन सबको किस में डाल दिया है? 40% में। बीड़ी सिगरेट ये सब भी इसी में आ गया है। बाकी आपका मोस्टली जितना भी काम आप आसपास देख रहे हो, दूध वगैरह, ब्रेड वगैरह, ये सब 5 और 18 के अंतर्गत आ गए हैं, तो ये काफी अच्छा काम है। तो GST से रिलेटेड एक पूरा का पूरा मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पर, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छी चीजें और भी एडअप कर दें। MP का पढ़ लिया, नेशनल इंटरनेशनल पढ़ लिया, अब आपके लिए लाया हूं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री करंट अफेयर। तो ये लास्ट में आपको कुछ फैक्ट्स के रूप में चीजें मिलेंगी, जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं GST। GST क्या है, कब से लागू हुआ? तो GST का फुल फॉर्म है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। ये कई प्रकार से लगता है, स्टेट का अलग, सेंट्रल का अलग। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, फटाफट इसको देख लो, क्योंकि ये आपके इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा और आपके करंट अफेयर में आ ही जाएगा, ठीक है। GST कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। GST का मॉडल कहां से लिया गया? कनाडा से GST का मॉडल लिया और हमारे भारत में इंप्लीमेंट किया, है ना, वहां से प्रेरित है। GST बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम है। GST लागू करने का जो सुझाव है वो किसने दिया? तो केलकर समिति ने दिया, है ना, केलकर समिति। GST प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो असीम दास गुप्ता जी हैं। और अगर हम बात करें कि कब पारित किया गया GST, तो इसको 122वें संविधान संशोधन के तहत, तो ये पॉलिटी का संशोधन वाले पोर्शन से क्वेश्चन बन जाएगा। 122वां संशोधन GST पारित करने के लिए था। GST अधिनियम 101वें के तहत बनाया गया। अधिनियम एक्ट कब आया? तो 101वें के तहत। GST परिषद का मुख्यालय न्यू दिल्ली में GST अपनाने वाले देशों की संख्या अभी तक 160 है। GST लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश अगर पूछे तो फ्रांस है। GST के 3 भाग हैं, CGST, SGST, IGST। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और CGST का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स, और SGST का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कुछ हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए, है ना। चलिए, तो हमारा करंट अफेयर की जो क्लास है, जो इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अगर आप लोग खूब सारे कमेंट्स यहां पर देते हो कि हाँ इस क्लास की जरूरत आप लोगों को है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे, है ना। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।